बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले हमने परमाणु परीक्षण, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बारे में, उसके अलावा जो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी मिसाइल बनाई गई उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भास्कर 1। यह एक प्रकार का उपग्रह है। इसके द्वारा हमें तरह तरह की जो दूर की जो बातें हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है। भास्कर 1 वर्ष 1979 में पृथ्वी की सतह पर विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1 प्रायोगिक उपग्रह भारत ने सोवियत रशिया से भेजा। यानी इससे हमको क्या दूर की बातें हमको पता चलती है। देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु में इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीक विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। इस तकनीकी के सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र महत्वपूर्ण थे। इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग समुद्र विज्ञान, जिसको हम ओशनोग्राफी के नाम से जानते हैं, उसमें किया गया। वर्ष 1981 में भास्कर 29 यह उपग्रह सोवियत रशिया से भेजा गया। यानी इस उपग्रह में जहां पे हम नहीं पहुंच सकते उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। एप्पल इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। एप्पल के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली। आपातकालीन दूरसंचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य जो है सफल हुआ। इनसेट अगस्त 1983 में इनसेट 1B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण करना मतलब छोड़ा गया। इस कारण भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान बताना और अंतरिक्ष विभाग के क्षेत्रों में क्रांति हो गई। यानी पूरी तरह से बदलाव हो गया। इनसेट के कारण देश भर के 207 आकाशवाणी केंद्र, जिसको हम रेडियो केंद्र कहते हैं, रेडियो केंद्र एक दूसरे से जोड़ना संभव हुआ। इस प्रणाली का उपयोग आपदाग्रस्त की खोज तथा बचाव, जैसे जहाज दुर्घटना हो गया या विमान दुर्घटना के प्रसंग में ये पता चलता है। उसके अलावा जलवायु का पूर्वानुमान कि किस क्षेत्र का जलवायु कैसा है उसकी जानकारी हमें पता चलती है। तूफान की खोज तथा समीक्षा टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थाओं को हो रहा है। इनसेट प्रणाली की टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण और दुर्गम भागों की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषध उपचार सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। टेलीमेडिसिन प्राप्त हो सकता है और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह भी उनको प्राप्त हो सकती है। उनका आसानी से औषध उपचार भी हो सकता है। ग्रामीण और छोटे गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी सेवा वाले रुग्णालयों के साथ इनसेट द्वारा जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्र है, जो छोटे छोटे गांव है, वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ के जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, स्पेशल हॉस्पिटल है, उनको जोड़ा गया है इनसेट द्वारा, ताकि वहाँ के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो शहरों में लोगों को प्राप्त होती है। प्रौद्योगिकी की प्रगति। रेल इंजन निर्माण करने वाला चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना बंगाल के बर्दवान जिले के चित्रंजन में स्थापित किया गया। इस कारखाने में वाष्प इंजन, डीजल, विद्युत इंजन का निर्माण किया गया। वाराणसी के डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया। यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों की निर्यात शुरू हुआ। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। जो चित्रंजन का जो कारखाना है, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ पे रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। इसमें वाष्प इंजन, डीजल इंजन, विद्युत इंजन ये सब बनाया जाता है। टेलेक्स सेवा। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है टेलेक्स सेवा का।
टेलेक्स सेवा देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की। यानी यहाँ से अगर हम टाइपिंग करते हैं तो वहां दूर तक वो वहां पे छप के आ जाता था, उसको टेलेक्स सेवा कहा जाता है। वर्ष 1969 में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई। देवनागरी यानी हिंदी भाषा में टेलेक्स सेवा सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुई, उसके बाद उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ और वर्ष 1990 के बाद इंटरनेट का उदय हुआ और इंटरनेट के आने के बाद से इस सेवा को समाप्त कर दिया गया, यानी ये खत्म हो गया। उपग्रही दूरसंचार केंद्र कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूर संचार संभव हो, इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत उपग्रही दूरसंचार भूकेंद्र 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में खड़ा किया गया। यानी दूर से जैसे यहाँ से कोई उपग्रह गया और उपग्रह से क्या हमें संदेश मिलता है उसको सुनना समझना और यहाँ से जो हमको संदेश भेजना वहां तक पहुंचाने के लिए एक भूकेंद्र जो है अहमदाबाद के जोधपुर टेकरा में बनाया गया। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को भूकेंद्र खड़ा करने एवं उसकी कार्य प्रणाली का देशांतर्गत प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया, यानी उनके लिए आसान हो गया। वर्ष 1970 में पुणे के पास आरवी में अंतर्देशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया। पिन कोड तो तुम जानते ही होगे बच्चे, हर एक राज्य का हर एक शहर का अलग अलग पिन कोड होता है। 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक तार विभाग ने देश में 6 अंकी पोस्टल यानी पिन कोड जिसको इंडेक्स कोड भी कहा जाता है, यह पद्धति शुरू की। डाक वितरण की कार्य क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस पद्धति में देश को 9 भागों में विभाजित किया गया। पिन कोड का पहला क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है, दूसरा क्रमांक उप विभाग और तीसरा क्रमांक उप विभाग के प्रमुख बांटने वाले जिला, तो शेष 3 क्रमांक द्वारा बांटने वाले स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया गया है। महाराष्ट्र के लिए 40, 41, 42, 43, 44 के पहले 2 अंक है। 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट जो है उसको भी शुरू किया गया। पहले क्या होता था, जैसे आज हमारे पास मोबाइल है तो हम एक जगह से दूसरे जगह संदेश आसानी से जल्दी से भेज देते थे, और पहले क्या होता था कि लोग चिट्ठी द्वारा मतलब अपना संदेश या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे, तो उसको पहुंचाने में बड़ी गड़बड़ी होती थी। कभी कभी तो महीनों 2-2 महीना लग जाता है एक चिट्ठी पहुंचने में। उसके लिए पिन कोड बनाया गया ताकि लोगों को जल्दी से और आसानी से वो मिल जाए। उसका जो वर्गीकरण अलग अलग करना, मतलब कौन से जगह का कौन सा लेटर है उसको अलग अलग करने में पिन कोड द्वारा बहुत ही सहायता मिलती थी, इसलिए पिन कोड का निर्माण किया गया। IST वर्ष 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना कर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू किया गया। वर्ष 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क साधने वाली IST सेवा शुरू की गई। दूरध्वनि के तरह टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो छायाचित्र जैसी सेवाएं भी शुरू की गई। वर्ष 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई, यानी बहुत आगे बढ़ गया। उससे पूर्व बड़े शहरों की दूर संचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की गई। यह एक सार्वजनिक कंपनी थी। 1990 के दशक में BSNL ने भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। इस क्षेत्र में सैम पित्रोदा का जो योगदान था बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मोबाइल 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा शुरू किया गया। उस समय मोबाइल का हैंडसेट 45,000 रुपये का तथा कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपये था। अगर हम 1 मिनट बात करते हैं तो उसमें हमको 17 रुपया देना होता था।
वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में बहुत सारी निजी कंपनियां आई, जिसके कारण ये जो सेवा है, मोबाइल सेवा सस्ती हो गई। देखो बच्चों, यहाँ पे बीएसएनएल का यहाँ पे लोगो दिया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग की पुनर्रचना की गई। नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। दूरध्वनि सेवा के साथ सेल्युलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाएं भी उपलब्ध हुई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1956 में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई। असम राज्य के दिग्बोई के बाद गुजरात के अकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडार मिले। आगे चल के गुजरात के खंबात की खाड़ी में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ONGC का चित्र दिया गया है। इसके द्वारा जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार का खोज किया जाता है और वहां से वो गैस वगैरह निकाला जाता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1974 में सागर सम्राट इस ड्रिल शिप यानी सागरी छिद्रण यंत्र द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई आरंभ किया गया। यानी समुद्र के अंदर जो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार है, उसकी खुदाई करना जो है शुरू किया गया। बच्चों देखो, यहाँ पर सागर सम्राट दिया गया है। इसके द्वारा जो जमीन के नीचे खनिज तेल के भंडार है, प्राकृतिक गैस का भंडार है, वो भंडार का पता लगाना और तेल की कुओं की खुदाई करना इससे शुरू किया गया। यहाँ वर्ष 1975 से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में 8,500 से अधिक तेल के कुएं एवं प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। इस कारण भारत खनिज तेलों के कुल उत्पादन में इस क्षेत्र का कुल हिस्सा 38% तक पहुंच गया तथा देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकता में से 14% आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण पूरी होने लगी। क्या आप जानते हैं कि श्रीधरन मेट्रोमैन इस उपनाम से विख्यात है। उनका दिल्ली मेट्रो तथा कोंकण रेल का कार्य बेजोड़ रहा है। कोंकण रेल, यहाँ पे कोंकण रेल की जानकारी दी गई है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र भी दिया गया है कोंकण रेल का। वर्ष 1998 में कोंकण रेल शुरू किया गया। गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इन 4 राज्यों में फैले लगभग 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर प्रौद्योगिकी के अनेक कीर्तिमान हैं। इस मार्ग पर कुल 12 सुरंगें हैं। सुरंग मतलब जैसे गुफा वगैरह आता है ना गाँव जाते समय, सुरंगें हैं। इस मार्ग पर कालुड़े में बनी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे बड़ी सुरंग है। इस मार्ग पर 179 बड़े और 1819 छोटे पुल है। उनमें से होनावर के निकट शरावती नदी के बना 2065.8 मीटर लंबाई वाला पुल सबसे बड़ा पुल है। रत्नागिरी के पास पनवल नदी पर बना 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा पुल है। भूस्खलन होने वाले मार्ग पर इस इंजनों में सेंसर भी बिठाए गए। भूस्खलन का मतलब होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो बड़े बड़े चट्टान अचानक सरक जाते हैं, इसको भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन से किसी को खतरा ना हो, इसके लिए जगह जगह पर सेंसर से बिठाया गया है। रेल और प्रौद्योगिकी। आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्य क्षमता, अचूकता, सूत्रबद्धता है। इस दृष्टि से वर्ष 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत यानी कंप्यूटर द्वारा आरक्षण व्यवस्था शुरू किया गया। इसी वर्ष कोलकाता में मेट्रो रेल शुरू हुई। बच्चों, आरक्षण का मतलब जानते हो ना? आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे दो चीज जिसके लिए है उसी के लिए वो स्थान होना। जैसे गांव जाते समय तुमने देखा होगा
कि रेल टिकट तुम्हारा आरक्षण रहता है, जिसको हम रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। उस टिकट पे सिर्फ वही व्यक्ति बैठ सकता है जिस व्यक्ति के नाम पे टिकट है, उस पे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। तो यह शुरू किया गया। इस प्रकार भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगातार उन्नति की है, नए नए शोध कार्य किए हैं। भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया है। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने का उद्देश्य से यह कार्य कर रहा है। भारत द्वारा उद्योग व्यापार क्षेत्र में की गई प्रगति के विषय में हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बच्चों देखो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कंप्यूटर द्वारा टिकट का आरक्षण किया जाता है।